नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। यूजीसी के नए नियम सवालों के कटघरे में खड़े हैं और सवाल सिर्फ नीति का नहीं है, सवाल नियत का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की अनुमति देकर अब इस पूरे बहस को एक न्यायिक मंच दे दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत गुरुवार को इस नियम के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और सुनवाई कोई और नहीं करने वाला, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता का जो तर्क है वो बेहद सीधा है। जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा इतनी संकुचित आखिर क्यों? कुछ वर्ग संस्थागत सुरक्षा की परछाई से भी वंचित रह जाए। सवाल कानून का है, पर उसकी प्रतिध्वनि समाज की आत्मा तक जाती है। राजनीति ने भी इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से चुना है, या यूं कहें उनके अपने अपने शब्द हैं। मायावती का कहना है कि सामान्य वर्ग के कुछ लोगों का विरोध अनुचित है, गलत है, पर साथ ही वो ये भी स्वीकार करती हैं कि बिना व्यापक चर्चा के लिया गया फैसला सामाजिक तनाव की जमीन को तैयार करता है। दूसरी ओर करणी सेना और ब्राह्मण संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपकर यह कहा है कि यह फैसला योग्यता और समान अवसर की संवैधानिक भावना से को टकराता है, यानी यह पूरी तरीके से उलट है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव इन नियमों में न्याय और समानता की दिशा देखते हैं। यूं लगता है कि शिक्षा के इस चौराहे पर देश दो धाराओं में बटा हुआ खड़ा नजर आ रहा है, एक सुरक्षा की तलाश में और दूसरा संतुलन की पुकार में। अब अंतिम शब्द अदालत का होगा, जहां यह तय होगा कि समानता का अर्थ सीमाओं में सिमटेगा या विस्तार पाएगा। यूजीसी के नए नियम जो समानता, जो भेदभाव की जो बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उन याचिकाओं में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। उस याचिका में यह कहा गया है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा जो है वो अपनाई गई है। जाति आधारित भेदभाव का दायरा सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी तक ही सीमित है, यानी जो कमिटी बनाई गई है यूजीसी नए नियम में, जिसमें जनरल कैटेगरी को शामिल ही नहीं किया गया है। यानी अदालत भी आपकी, वकील भी आपका, जज भी आपका, आरोप लगाने वाला भी आपका, और कटघरे में कौन है? कटघरे में अपर कास्ट का व्यक्ति है, जिसका कोई भी प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि आरक्षित लोगों को सुरक्षा से असल में इनका समान अवसर केंद्र समानता समिति बिना भेदभाव के काम करे। ये तमाम बातें जो है ना, ये याचिका में कही गई हैं, जिन पर देश की सबसे बड़ी अदालत में कल सुनवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले, उस सुनवाई से पहले आज हम प्राइम टाइम प्रहार में इस यूजीसी के नए नियम को लेकर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के सवाल क्या है, किन सवालों पर हम बहस करने जा रहे हैं, वो सवाल ग्राफिक्स के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन सवालों को देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए और जेहन में उतार लीजिए, क्योंकि मुद्दा यहां पर अपर कास्ट का नहीं है, मुद्दा यहां देश का है कि क्या इस नियम के जरिए देश के एक बड़े वर्ग को दो भागों में क्या बांटने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर या बयानों में आ रही हैं, देखिए नियम पूरी तरीके से संतुलित है तो देश भर में विरोध क्यों हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि किसी के साथ विरोध नहीं होगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर यह नियम संतुलित है तो फिर देश भर में इसका विरोध क्यों हो रहा है? नियम में कुछ तो गड़बड़ है, तभी लोग सड़कों पर हैं। उच्च शिक्षा में समानता या कुछ को चुनिंदा सुरक्षा यहां पर प्रदान की गई है। अब सवाल यह उठता है कि यह पूरा मसला समानता का है या यह पूरा मसला चुनिंदा सुरक्षा का है? इस बात को समझना और जानना बेहद जरूरी है। तीसरे सवाल पर आते हैं।
तीसरा सवाल है कि सामाजिक न्याय का या राजनीति के जरिए ये समाज का मुद्दा है। इन तीन सवालों पर बहस होगी, खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि इतना आक्रोश होने के बाद बड़े तबके को, जिसे स्वर्ण समाज कहा जाता है, वो सड़कों पर है, उसके बावजूद सरकार की तरफ से इस विषय पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया किसी बड़े नेता की क्यों नहीं आई। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शौर्या सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। हमारे साथ वीर प्रताप सिंह जी हैं, वीरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करणी सेना के। हमारे साथ निपुण जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ अभिनव सिंह हैं, प्रदेश महामंत्री हैं करणी सेना के। करणी सेना के दो मेहमान हमारे साथ हैं। उन सभी के साथ हम प्राइम टाइम प्रहार में चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए कि एक बड़ा तबका इस समय सड़कों पर है। सड़क से उठी आवाज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट कल इस बाबत सुनवाई करने वाला है। अब देखना यह होगा कि नए नियमों पर क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि केंद्र सरकार इसमें जवाब दाखिल करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होता है या नहीं। पांचों हमारे खास मेहमान जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। सबका तारुफ मैंने करा दिया, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी की प्रवक्ता से ही लेना चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आशीष तिवारी जी। आशीष जी, एक मशहूर शायर ने कहा कि वक्त ने बयां दे दिया, सुनिएगा ध्यान से, वक्त ने बयां दे दिया, कब्र को जहां दे दिया, मौत के किराएदारों को सांसों का मकान दे दिया, आंखें जब आईने से टकराई तो अश्कों का नशा दे दिया, और आग से बचाने के लिए मोम का मचा दे दिया। क्या यही मचान जो है वो जनरल कैटेगरी वालों को दिया गया है क्या, आशीष जी? जी धन्यवाद आशीष जी। और सबसे देखिए, जो बात समझने की है, पहली बात तो मैं अगर यूजीसी के जो प्रावधान करे गए उनके बारे में कहूं तो निश्चित तौर पर इनमें से कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो कि जिन पर आपत्ति है, और उस पर आपत्ति करने में भी कोई गुरेज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, हमारा शासन है, हमारी सरकार है, ये प्रावधान भी हमारी सरकार के अंडर में ही करे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहने के लिए आज यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र हूं कि उनमें से कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर आपत्ति करी जानी चाहिए, और जो नहीं कर रहा है वो देश के साथ खिलवाड़ कर सकता है, और जो भी वर्ग इसमें प्रभावित हो रहा है वो अपने साथ तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही लेगा अगर इसका नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात जो समझने की है कि देखिए, हमको जो सवर्ण है उनको हमेशा उच्च वर्ग कहा गया है, और इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई में भी उच्च वर्ग का जो योगदान रहा है, इसके पहले भी जितनी लड़ाइयां हुई, हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख गवाह है कि हमारा योगदान बहुत रहा है। हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने अपने खून का कतरा बहाया है। आज आप ये समझिए कि जो ये प्रावधान हुआ इसमें भी आप समझिए, जो सवर्ण कैटेगरी है वो तो उसके ऊपर तो पहले ही तलवार लटक रही थी। सवर्ण कैटेगरी को इसमें क्या दिक्कत है भाई, वो पहले ही उसके ऊपर तलवार लटक रही थी, सारी दिक्कतें तो उसके साथ पहले ही थी। लेकिन इसमें नया क्या हुआ है? नया इसमें यह हुआ है कि जो ओबीसी है, ओबीसी को उससे निकालकर बाहर कर दिया गया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अब सवर्ण रह गया। कहने और समझने पीछे का की कहानी जानते हैं कि नहीं आप? आशीष तिवारी जी, मैं कहानी बता देता हूं, मेरी बात सुन लीजिए पहले, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। सुन लीजिए, मैं कहानी बता देता हूं। 8 दिसंबर 2025 की वो तारीख थी जब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो दिग्विजय सिंह कर रहे थे। उस कमेटी के सामने ये तमाम चीजें रखी गई थी, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, और उसी दिन ये तय किया गया कि इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी डाला जाए। अब आगे बोलिएगा प्लीज। हाँ, मैं उस कहानी पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग कहानीकार लोग नहीं, हम लोग इतिहास नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। मुझे पता है, मुझे आशीष जी मुझे पता है, पूरे फैक्ट मुझे आज से लेकर सारे फैक्ट पता है।
मैं बात ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत बारीक बात कह रहा हूँ, आप उसको हम्म। समझिए और आपके माध्यम से आपके दर्शक भी समझें हम्म। कि जो सवर्ण है, सवर्ण के ऊपर तो पहले ही ये तलवार लटक रही थी। हम्म। हमको तो पहले भी काटा जाना था, हम हम्म। तो कटने के लिए पहले भी थे। हम्म। अभी इसमें नया क्या हुआ है कि हम्म। इसमें ओबीसी को हटा के हम्म। एससी एसटी के खाने में डाल दिया गया, जो हम्म। पहले हमारे साथ था ओबीसी। हम्म। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमको दिक्कत नहीं है। हम्म। इसमें जो दलित है, जो एससी है, जो हम्म। एसटी है, उसको इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा मुकदमे उसके जो हम्म। होते हैं वो ओबीसी से होते हैं। हम्म। सवर्ण कभी भी झगड़ा करने में कोई बहुत ज्यादा इसकी नियति नहीं मतलब होती है। जो आप लोग 2012 का नियम था जिसमें यह बदलाव किया गया कि भाई अगर कोई झूठी शिकायत देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस समय नियम में था, जुर्माने की बात थी, उस नियम को हटा दिया गया। उसमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आ रही? आप कह रहे सब कुछ नहीं, ओके है, सब भला चंगा है। मैंने मैंने आपने सुना नहीं, नहीं, मैंने मैं सबसे आपकी बात पहली सुन रहा बात, हूं, आप गोल मैंने मोल सबसे घुमा रहे हैं। पहले सुनिए आशीष जी, नहीं नहीं, आप गोल गोल नहीं घुमा रहे हो। मैंने हाँ। सबसे पहली बात ये कही कि इसमें से कुछ प्राविधान ऐसे हैं जो आपत्तिजनक हैं, उनको बदला जाना नहीं, चाहिए। ये तो मेरी पहली बात थी। ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात तमाम हाँ। पैनलिस्ट समझ रहे हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी का स्टैंड नहीं आया है, मैं लूंगा। ये बात ऊपर बैठे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं आपने नहीं, मेरी ऊपर बात सुनिए, बैठे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक फ्लेमिंगो प्रजाति सुनी होगी, पक्षी की प्रजाति है। एक साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है कि अचानक क्या होता है कि वो बड़े पहाड़ पर जब चले जाते हैं ना, तो एक साथ ढेर सारे फ्लेमिंगो जो हैं वो बड़े पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं। क्यों कूदते हैं इसकी जानकारी आज तक नहीं मिली, उसका डेटा आज तक नहीं मिल पाया, और उसके पीछे वजह क्या है आज तक नहीं मिल पाई। लेकिन बीजेपी के इस स्टैंड के पीछे वजह क्या है, आप वो बता दीजिए। अब मैं वही बता रहा हूं आपको, बीजेपी का स्टैंड इसके पीछे क्या है, इसमें ये जो प्राविधान जिन लोगों ने करा है उनका स्टैंड क्या है, उनके दिमाग में क्या था, वो कौन से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो समाज में कौन सी बराबरी की बात कर रहे हैं, ये तो आम इंसान नहीं समझ पा रहा है ना। नहीं नहीं ये आशीष जो जी, क्या याचिका, बात कर रहे हैं ये आप? एक तरफ कहते हैं कटोगे बटोगे, बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं एक है तो सेफ है, और जो नियम लेकर आते हैं वो समाज को दो हिस्सों में बांट रहा है, खाई बढ़ रही है। कैसी बात कर रहे हैं? किसको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे तो आ रहा है, अरे आपको नहीं यही आ रहा है क्या? बात तो मैं, अरे यही, ये पहली बात तो मैं, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि ये जो संविधान लाए गए हैं ये आपत्तिजनक हैं। ये लेकिन बात आप धर्मेंद्र पहले प्रधान जी तो इसको नहीं मान रहे हैं ना। धर्मेंद्र नहीं प्रधान जी कह मान रहे रहे, हैं कि नहीं मैं मान देखूंगा रहे हैं। इसका किसी भी नहीं, तरीके से मिसयूज ना हो। अरे भाई, पूरे टाइम ठीक आप है। थोड़ी ना शिक्षा मंत्री बने रहेंगे देश की। मैं नहीं, अगर मैं कह रहा हूं पूरे टाइम बने भी रहेंगे तब भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ये कैसी बात है? यही बात तो नहीं समझ में आ रही ना। तो यही बात अब माननीय उच्चतम न्यायालय में ये अपील गई है, तो अब इसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो बताएगी कि हमने क्यों करा, क्या नहीं ठीक है, करा। शायद हम लोगों को भी समझने शौर्या में सिंह जी के आसानी पास हो। चलता हूं। ठीक है आशीष जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? शौर्या जी प्लीज। बहुत बहुत नमस्कार। समाजवादी पार्टी का स्टैंड लेने से पहले मैं ये कहूंगी कि मैं खुद भी एक सवर्ण हूँ, खुद भी एक उस बिरादरी से आती हूँ जहाँ पे आज मेरे खुद के भाई बंधु जो हैं वो सड़कों पे उतर पड़े हैं अपने हक के लिए। लेकिन अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से ये बात कही कि स्वर्णों को तो अलग छांट दिया जाता है, स्वर्णों को तो काटने के लिए और बलिदान देने के लिए हमेशा अलग रख दिया जाता है। तो ये बात पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के मुखार बिंदु से ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि इतने दिनों से जो बातें हो रही थी कि कटोगे और बटोगे, फाइनली कौन कट के और कौन बटेगा वो नजर सामने आया सबके। क्योंकि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से स्वर्णों का वोट लेने के लिए और स्वर्णों की राजनीति करने के लिए और राम जी का नाम लेकर के, क्योंकि राम जी जो थे वो स्वर्ण समाज से आते थे,
तो उनका वोट लेने के लिए, उनकी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आज इतने साल तक इन्होंने स्वर्णों का, राम जी का गुणगान नहीं, गाया। मैं शौर्या जी, अगर आप भगवान श्री राम के चरित्र पर जाएंगी तो भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तब मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने केवल अपने एक मित्र को निमंत्रण दिया था, वो केवट थे। जब केवट वहां पर पहुंचते हैं अयोध्या के द्वार पर, उन्हें रोका जाता है तो वो बोलते हैं कि मैं श्री राम का मित्र हूं और केवट हूं। तो भगवान श्री राम की तो बात ही आप मत करिए। तो आप ये समझिए कि भगवान श्री राम का जब यहाँ पे मंदिर का उद्घाटन होना था, आधे बनाए मंदिर का जब उद्घाटन होना था, तो वहां कम से कम प्रभु श्री राम के एक मित्र को बुलाया गया जो रघुकुल से नहीं आता था। यहाँ पे भी तो वही हुआ, जो रघुकुल से नहीं आते थे उनमें से किसी को भी न्योता नहीं दिया गया। आज मैं ये कहती हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी इतने समय से जो सच में बटोगे और कटोगे का एक स्टेटमेंट दे करके और आगे बढ़ रही थी। आप ये सोचिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहां पे जो बच्चे हैं, सारे वर्ग के बच्चे एक छत के नीचे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बच्चों के, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कभी नहीं आता है। स्टूडेंट्स के आज की जो जेनजी की जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, शौर्या जी कहां रहती हैं आप? जेएनयू में नारे सुन लीजिए, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। कहां रहती हैं आप? तलक नहीं, मैं यहीं रहती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। क्या कभी ये क्या जनरल कैटेगरी को कोई प्रोटेक्शन मिली? जिसे आता है वो कुछ भी बोल के चला जाता है। आप देखिए, मैं ये बात कर रही हूँ कि आज की जो जनरेशन है, हमारी जेनजी की जो नई जनरेशन है ना, वो जेनजी की जनरेशन ये कटोगे बटो की राजनीति नहीं जानती है और ना करती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अंदर घुस के इस सिस्टम के अंदर अब आप और स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाला। प्लीज ये बताइए कि क्या आप इस नियम के समर्थन में हैं पता था या नियम के खिलाफ में हैं? शौर्या जी निकलते हैं नेता। शौर्या जी आप अपना, मैं आशीष भाई आपके पास आऊंगा, मैं अभी 3 मेहमान और निकलता है, यूथ से निकलता है। शौर्या जी अब आप जवाब देना चाहता हूँ, प्लीज क्लियर कर दीजिए कि क्या आप इस नियम के साथ हैं, इस नियम के खिलाफ हैं? प्लीज देखिए, नियम के साथ और खिलाफ होने की बात मैं ये करूंगी तो जब मैं भी एक सवर्ण हूँ, मेरे बच्चों को भी, मेरे भाई बहनों को भी इस नियम से जो है वो आगे चल के दिक्कत होने वाली है। कोई भी अगर गलत आरोप लग जाएगा तो हमारे घर के भी बच्चे फंसेंगे। लेकिन मेरा सवाल इस देश के हर उस इंसान से है कि जब यही भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हटाओ का नारा दिया था कि हम संविधान हटा देंगे, कितने सवर्ण भाई बंधु खड़े थे सामने, क्योंकि संविधान का अधिकार भी तो आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा, 3 मेहमान और हैं। 5 सेकंड ठीक है, आप जवाब दीजिए। आशीष जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए कितनी नॉर्मल सी बात है, हम सत्ता में हैं, हमको पार्टी से निकाला जाएगा, हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर डट के बोलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन जो लोग सत्ता में नहीं है, उनसे आपने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, और ये सवर्ण की बात, पीडीए की जो राजनीति करता है, पिछला दलित अल्पसंख्यक जिसमें सवर्ण कहीं है ही नहीं, ठीक है, वो ये बात बता रहे हैं। ठीक है, वीर प्रताप, ठीक है, अच्छा ठीक है। आशीष जी, शौर्या जी, 3 और मेहमान है, सबके पास जाना है। वीर प्रताप जी के साथ शुरुआत करूंगा। वीर जी आपका एक रिएक्शन, फिर मैं निपुण जी आपके पास आऊंगा, फिर अभिनव जी आपके पास। वीर जी देखिए आशीष जी, रिएक्शन ये पार्टियां दें, एक्चुअल में क्या है ना कि कुछ लोगों को बड़ी समस्याएं 1 to 1 बात करने से देखिए वीर प्रताप सिंह जी, रिएक्शन कई तरह के होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो न्यूटन के तीसरे लॉ का पे रिएक्ट करता हूं ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अब किसको किस तरीके से झेलना है ये बता दे मुझे, ठीक है। इस भारत देश की नींव हमारे बाप दादाओं की तलवारें खड़ी रही हैं तब बनी है। किस संविधान की बात करते हैं? हमारे बाप दादा लड़े ही नहीं होते तो कहां देश आजाद होता और किस संविधान पे चर्चा होती? उस पे कोई क्यों नहीं डिस्कस करता है भाई? कहां चला जाता है शौर्य? भाई बहादुरी और शौर्य पे भी चर्चा कर ले लोग, क्यों नहीं करते हैं? इस देश में कहां पे खड़े कर दिए हैं लोगों को ले जाके लोग। और आपको मैं बताऊं, समस्याएं ये थी कि सवर्णों के पास, हर सवर्ण के पास 10, 15, 20 वोट होते थे। उसी वोट को तोड़ने की पूर्ण रूप से पॉलिटिक्स यहाँ पे करी जा रही है। नहीं, लेकिन वीर जी ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, सुन लीजिए। 2019 में मेरी बात सुन लीजिए, अभी मैं भारतीय जनता, नहीं सुन लीजिएगा वीर जी, सुन लीजिए। 2019 में 53% से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2024 में लोकसभा में 53% से ज्यादा अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया। पार्टी का ऑथराइज्ड पर्सन हूँ,
अपर कास्ट बीजेपी की बधुआ मजदूर नहीं है, पहले तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, किसी पार्टी की बधुआ मजदूर नहीं है बीजेपी। और जितनी पार्टियां सरकार और सत्ता में आई हैं, सब अपर कास्ट के फंडिंग से और अपर कास्ट के वोट से आई हैं। ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली इस चीज पे डिस्कस कर। और रही बात किस चर्चा की विषय के बारे में बात करें, मैं प्रवक्ता से भी कहना चाहता हूं, तमाम जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी की हमारी बहन है प्रवक्ता हैं, मैं इन दोनों लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंसानियत है क्या? अगर इंसानियत हो तो उस पर बात हो। ठीक है निपुण जी, वीरू सिंह की क्या गलती है? सुनिए, वीरू सिंह की क्या गलती है कि वीरू सिंह क्षत्रिय पैदा हुआ, और आशीष सिन्हा की क्या गलती है को भूमियार पैदा हुए, शौर्य सिंह की क्या गलती है वीर प्रताप सिंह जी, मैं कायस्थ पैदा हुई, आशीष तिवारी मैं कायस्थ हूं। नहीं कायस्थ है तो मुझे तो सिन्हा ये पता है कि भूमियार हमारे यहाँ लिखते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। आशीष तिवारी की क्या गलती है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं? गलती है क्या? या भगवान ने हमको भेजा था तो बता के कोई सर्टिफिकेट देके भेजा था? बात में दम है, बात में दम है। निपुण जी इस सवाल को समझाइए जरा कि 6 दिन हो गए, 6 दिन से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बयान को छोड़ दें तो उसके अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से किसी का बयान ना आना, यह क्या संकेत देता है? क्या यह इस तरफ संकेत देता है कि जनरल कैटेगरी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है क्या, या यह सोचा जा रहा है कि ये तो कहीं जाएंगे नहीं आएंगे तो हमारे पास, क्या ऐसा कुछ मानसिकता आ गई है क्या? देखिए आशीष जी, अभी मैं सबको सुन भी रहा था, और अगर हम इस पूरे मुद्दे को देखो एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक होता है हमारा संविधान भी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को मानता है, जो आर्टिकल 21 से मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया था। उसमें ये कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कि जिस व्यक्ति पे आपने आरोप लगाया उस आरोप को उसको बताने का, उसको अपनी बात को रखने का अधिकार होना चाहिए, ताकि जस्टिस हो सके कि आरोप सही और गलत है। इस कानून में जो नया बदलाव आया उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस व्यक्ति पे आरोप लग रहा है, मतलब आरोप लगाया गया है, उसको अपनी बात तक कहने का मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो कमेटी बन रही है उस कमेटी में सभी वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये जो 2 मुद्दे हैं, ये एक बड़े मुद्दे हैं। निश्चित रूप से हम देखें, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे कोई भी मुद्दा आपका देश में लागू हुआ हो, हम आजादी की बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वर्ण वर्ग ने इस बात को सहमति दी होगी कि भाई कालांतर में हमसे कुछ गलतियां हुई, हमारे पूर्वजों से गलती हुई, तो हम उसको पे करेंगे और हम आरक्षण को स्वीकार करेंगे। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर आज आप नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से वंचित कर देंगे और कह देंगे कि उसको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, तो ये विवाद का विषय बनेगा। अब यहाँ पर रही बात राजनीति की, ये तो मैंने एक संवैधानिक पहलू की बात कही। देखिए, राजनीति तो हर कोई पार्टी करती है और हर पार्टी को करने का अधिकार है। अभी मैं देख रहा था, समाजवादी पार्टी की हमारी जो प्रवक्ता बहन है, उन्होंने बड़ी सावधानी से और बड़ी ही साफगोई से राम जी को स्वर्ण वर्ग से जोड़ दिया, जबकि राम जी तो सबके हैं। क्या भगवान भी किसी वर्ग और धर्म और जाति के होते हैं? राम है, कल को कृष्ण को कह देंगे वो यदुवंशी हैं, तो कृष्ण भगवान जो है वो यादवों के हैं, और जो स्वर्ण हैं वो आपके राम जी हैं। कल को फिर परशुराम को जोड़ दिया जाएगा, परशुराम ब्राह्मणों के हैं। ये थोड़ा सा जो एक राजनीति शुरू होती है, ये सभी जगह आपको शुरू हुई। अब बीजेपी ने यहाँ पर ओबीसी को डाला। मुद्दा क्या बना कि ओबीसी जो पहले जनरल के साथ SC/ST एक्ट लगता था, तो जनरल ओबीसी के ऊपर भी लगता था, लेकिन वहां से ओबीसी को निकाल दिया गया। अब देखिए, पिछले हम देखें यूपी के चुनाव 2027 में आने वाले हैं। अब 2027 के चुनाव में अगर यूपी का चुनाव है, तो यूपी के चुनाव में आप जानते हैं ओबीसी की आबादी सबसे बड़ी आबादी है, 52% आबादी ओबीसी की आबादी है। और ओबीसी को अगर आप इस प्रकार का प्रोटेक्शन देते हैं तो एक मैसेजिंग ओबीसी में जाता है कि हाँ, बीजेपी हमारे लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, और हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। तो वो एक वोट बैंक वहां पर सत्ता है कि ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो प्रयास किया गया 2024 के चुनाव में पीडीए का सिद्धांत देकर कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसको कहीं ना कहीं वो ब्रेक करने का प्रयास कर रही है। और रही बात देखिए स्वर्ण जातियों की, देखिए निश्चित रूप से परंपरागत रूप से कहा ही जाता है कि भाई
जो अपर कास्ट है, स्वर्ण जातियां हैं, वो जो है आपका क्या होता है, पार्टी को माना जाता है कि वो बनी ब्राह्मण की पार्टी बीजेपी माना जाता है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको मानती भी है, लेकिन ये होता क्या है कि हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, और आपको जो विरोध देखने को मिल रहा है ये भी अरे पॉलिटिक्स के लिए अभिनव जी किसी को बलि थोड़ी ना चढ़ाया जा सकता है। अभिनव जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अभिनव जी, क्या राजनीति के लिए किसी एक बड़े वर्ग की बलि चढ़ाई जा सकती है क्या, या इस तरीके से उसे अलग किया जा सकता है, अलग थलग बिल्कुल बिना किसी सुरक्षा कवच के? ऐसा है कि सवर्ण तो हमेशा बलि चढ़ा है, और खास करके ठाकुरों ब्राह्मणों को हमेशा बलि चढ़ाया गया। ये आज कोई नया एक्ट नहीं है, ये एक्ट बड़ा पुराना है, और ये एक्ट तो बहाना है। असल में तो सवर्ण को शिकार बनाना ही था। तो दो शब्द कहना चाहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके जो है उसमें जुड़े हुए हैं डिबेट में। देखिए, जब चाहो मोड़ दो, लगाम नहीं है हम, खास हैं, खास रहेंगे, जो है आम नहीं है हम, और राम के भक्त है, इसलिए साथ थे तुम्हारे, निस्वार्थ समर्थक है, गुलाम नहीं है हम। तो बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, शिक्षा में परिवर्तन लाना था, शिक्षार्थी में परिवर्तन ले आए आप। तो देखिए, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, हमेशा स्वतंत्रता से जिए हैं और सबको स्वतंत्रता से रहना सिखाए हैं। तो आज सवर्ण को क्या है भैया, आतंकवादी बनाया जा रहा है। हम लोगों को तो कोई अधिकार ही नहीं भारत में रहने का। जिस देश में मुसलमानों को नया राज्य दिया जा रहा है, बांग्लादेश में इतना परिवर्तन लाया जा रहा है, आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या ये धरातल पे है? राम का मंदिर बना दिया, राम के चरित्र को चरितार्थ करेंगे, राम जैसे आचरण भी बीजेपी के लोग ले आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग वही हैं जो 403 वाला घोड़ा पकड़ के 200 पे ले आए थे, और ऐसा कुछ मत करिए कि अब की आपका घोड़ा पकड़ ले तो 200 से 20 पे आके रुक जाए। मजबूर मत करिए। ठीक है, इस पे एक रिएक्शन मैं आशीष तिवारी जी से लूंगा, लेकिन इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। 30 सेकंड के बाद मैं फिर से डिबेट में आऊंगा और आशीष तिवारी जी से आपसे जवाब लूंगा। मैं 30 सेकंड का ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है? डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस अपनी डिबेट पर चलते हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। आशीष तिवारी जी हैं, शौर्या सिंह जी हैं, वीर प्रताप सिंह जी हैं और इसके अलावा निपुण जी हैं और अभिनव सिंह जी हैं। आशीष जी, मैं आप पास आना चाहूंगा। आशीष जी, 2 अलग अलग चीजें होती हैं, ये हमारी देश की जनता को समझना भी पड़ेगा कि एक आरक्षण है और एक सुरक्षा है। आरक्षण दीजिए, आरक्षण से कभी किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति ने इनकार भी नहीं किया होगा, लेकिन यहां बात सुरक्षा की है। आपने सुरक्षा कवच कुछ दिया ही नहीं, यानी जिसका मन आए किसी पे आरोप लगाए और वो सामने वाले की जिम्मेदारी है, यानी पहले तो वो डिफॉल्ट दोषी हो जाए सामने वाला जिस पे आरोप लग रहा है, और ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो पाक साफ हो। बिल्कुल आशीष जी, देखिए ये बिल्कुल कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं। यहाँ पर ऐसा नहीं, और मैं बार बार इस बात को भी स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी सरकार में ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं तो हम लोगों के अंदर आंतरिक स्वतंत्रता है, हम आवाज उठा सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अखिलेश यादव जी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और हमारे समाजवादी की जो प्रवक्ता बैठी हैं वो खुद सवर्ण कह रही, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ये कह दे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी की वो लाइन नहीं है ना। समझने की बात। ठीक है शौर्या जी, जवाब दीजिएगा इसका। जनता पार्टी के में आंतरिक स्वतंत्रता है, हम लोग ठोक के जो गलत है वो बोलेंगे गलत है, और उसमें शौर्या जी जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी जिस तरह महंत जी के साथ हुआ, शंकराचार्य जी के साथ हुआ, हर किसी के साथ खड़े होने का काम किया है। जिस तरीके से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आपकी है स्वर्ण जाति की, और आपको बोलने का भी अधिकार, आपके अधिकार को कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। उसी तरह मैं शौर्या सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता होने के बाद भी मेरा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, मेरा बोलने का हक, मेरा संवैधानिक हक भी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आ करके और समाज के साथ और समाज के हर उस वर्ग के साथ जब चलते हैं और काम करते हैं ना, तो आज अभी एक करनी सेना के अभी एक प्रवक्ता थे जो उन्होंने कहा कि इंसानियत होनी चाहिए। मैं कहती हूँ हमारी जो बिरादरी है वो तो तलवार लेकर के लड़ने की बिरादरी है। हमारे साथ गलत हो रहा है, हम अपने भाई बंधु से कहते हैं मैं खुद साथ चलूंगी, तलवार ले के लड़ने का काम करिए, अपना हक लेने का हलक में हाथ डाल के। शौर्या जी, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सड़कों पर इस बिल के खिलाफ उतरेगी, आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए, जिस तरीके से एक हमारा पीडीए का जो हमारा एक फॉर्मूला है, या ये तो उससे अलग हो जाएगा ना, अगर आप पीडीए के फॉर्मूले पर जाएंगे तो ये तो अलग हो जाएगा। जिस तरीके से मैं खुद अपनी भी बात कर रही हूँ और अपने पार्टी की भी तरफ से बोल रही हूँ, जब काकोरी में एक दलित के ऊपर, एक पारसी बिरादरी के आदमी के ऊपर जब एक स्वर्ण बिरादरी का आदमी पेशाब कर देता है और उसके ऊपर थूकता है और उसको कहता है कि तुम अपना पेशाब चाटो, और उसके बाद जब वहां पे हम लोग अगर उस एक पासी बिरादरी के आदमी के हक के लिए अगर बोल सकते हैं, तो आपको ये लगता है कि स्वर्ण समाज के नहीं, मैं बस वही आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं कि मैं ये बात मान के चलूं कि कल से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में यूजीसी के इस नए नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने स्वर्ण बंधु हैं सबने सोशल मीडिया से अपनी लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैंने खुद सोशल मीडिया मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये शौर्या सिंह जी, ये जो अपर कास्ट है समाजवादी पार्टी का, वही मुखर होकर क्यों बोल रहा है, बाकी दूसरे कास्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं?
तो ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड नहीं ना, ये तो व्यक्तिगत जमीर है। जी ने भी बयान दिया है कि ना किसी के साथ गलत होना चाहिए, ना कोई गलत इल्जामों में फंसे, ना कोई किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाए। मैं ये कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी आज 12 साल से जिस तरीके से, जिस पद्धति से प्रभु श्री राम का नाम यूज करते हुए आगे बढ़ रही थी, आज कहाँ गए उनके सारे वोटर्स और कहाँ गए उनका ठीक है, आप चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बार बार जिक्र कर रही हैं और आप ये कह रही हैं कि आप साथ हैं, अखिलेश यादव की बाइट, अखिलेश यादव का बयान जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। पीसीआर अखिलेश यादव के बयान को प्ले किया जाए, तब तक आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। मैं कहती हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता है वो समाजवादी पार्टी का नारा लगा रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद आज जो स्वर्ण समाज के साथ जो भी आज हम कहते हैं कि इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पे आप दे दीजिए इस्तीफा, एग्जाम्पल सेट करिए। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि आपके अच्छे बोलने पे और आपको हटा दिया जाए? ठीक है, मैं आपको बयान सुनाता हूँ, मैं निपुण जी आपके पास आऊंगा, मैं लेकिन कुछ बयानों को सुनवाना बेहद जरूरी है। उन सारे बयानों को लगाइए टीवी स्क्रीन पर, बिल्कुल लगाइए। देखिए, यूजीसी का मामला एक तरह से जरूरी कि कानून को तत्काल से सरकार को वापस लेना चाहिए। और ये क्या है कि अधिनियम जो है, पहले बहुत सारा अधिनियम वगैरह है और मान लीजिए कि आपस में जो समन्वय और ये है, और हमेशा से ही जो है संघ विचारधाराओं का लोग तो 100 साल तक कहते हैं कि जातियों का आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में लोग मिलके चाहिए। और ये जो है जातियों को आपस में लड़ाने का जो है एक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से ये जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं है और इसको तत्काल से यूजीसी जो है इसको वापस लेना। मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष सरकारी जिस सरकार। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? गोलमोल बोल रहे हैं शौर्या जी कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, खुल के नहीं बोल रहे हैं कि क्या वो इस बिल का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। अभी कोई दूसरा कानून आया होता ना तो अभी आप लोग पार्लियामेंट में वहां पर मार्च निकल रहा होता, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि अपर कास्ट के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज हमारा जो सवर्ण समाज है वही सवर्ण समाज तलवारें लेकर के और मैदान में उतरने का काम करता है। सवर्ण समाज आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आप भी अपनी एक बार गुहार लगा लीजिए आकर के, आप अपनी चीजों को ले आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रख लीजिए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके साथ खड़े होने का काम नहीं करते हैं तो फिर इस बात मैं यही कह रहा हूं कि क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कल से विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या संसद में वो पोस्टर बैनर लेकर दिखेंगे? क्या मैं यहाँ एक पार्टी की प्रवक्ता बैठी हूँ, ये बात का मैं आपको यहाँ से कैसे लिख करके दे सकती हूँ? स्ट्रेटजी बनी होगी, मैं तो जानना और समझना चाह रहा था कि क्या कुछ ऐसा बना है क्या कि केवल कह देना। मैं मानता हूं कि आपका जमीर है, जिंदा है और आप कह रही है कि नहीं ये नियम सही है, लेकिन क्या पार्टी भी ये सोचती है? इन दोनों में बहुत फर्क है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ये नियम सही है, मैंने ये बोला है कि सरासर इनजस्टिस नहीं, आपने ये बोला कि नियम सही नहीं है, नियम सही नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। निपुण जी, अंतरात्मा नहीं, ये मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे जो है कॉलेज जाते हैं, भाई बहन कॉलेज जाते हैं, मुझे पता है चीजों का खामियाजा क्या हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये अंतरात्मा की आवाज है, ये पार्टी लाइन की आवाज नहीं है। पार्टी लाइन की आवाज होती तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो बिल्कुल सड़कों पे होते हैं जिन्होंने हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं ये सवाल पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि 12 साल में जिनका वोट लेकर के और जिनको आप सर बैठा करके रखे थे, आज आपने उनको धूल चटाने का काम किया। ठीक है, वो तो मैं ले ही रहा हूँ। निपुण जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ, ठीक है? एक लाइन में जवाब देता हूँ जी। शौर्या जी, रामजी लाल सुमन ने पता है क्या करा था? अरे आप सवर्ण की छोड़ दीजिए, जो आप सिंह आगे लिखते हो ना, आपके बिरादरी के महापुरुष, वो आपके तो मान लो बिरादरी में उन्होंने आपकी बिरादरी का मान बढ़ाया, हम सबके महापुरुष हैं। रामजी लाल सुमन ने करा था, आप अभी भी सपा पार्टी में हो, आप पूरे सवर्णों का ठेका ले रही हो। ठीक है निपुण जी, निपुण जी, ठीक है शौर्या जी, दो और मेहमान। निपुण जी, क्या वजह है कि बीएसपी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी खुलकर अपने स्टैंड को साफ नहीं कर पा रही? आशीष जी, निपुण जी को सुन लीजिए। निपुण जी प्लीज। देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो आप जानते हैं जो पीडीए का
फॉर्मूला दे चुके, देने के बाद बात करते हैं, तो आप उनसे सवर्णों की बात कैसे कर सकते हो? तो खुलकर कहते हैं कि हम तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को लेके चलेंगे। देखिए, राजनीति में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में जिसका नंबर ज्यादा तो उसकी बात ज्यादा, जिसका नंबर कम उसकी बात कम, ये सिंपल सी थ्योरी है। और मैंने आपको बताया कि 23% आपका 23% SC/ST की आबादी है, 52% आपकी जो आबादी है वो आपका ओबीसी की आबादी है। तो लगभग आपका 75% आबादी हो जाती है अन्य वर्गों की, करीब 25% रह जाती है जनरल की। तो आप मुझे खुद ही बताइए, बीजेपी का भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का ओबीसी का एक बहुत बड़ा आधार रहा है। और पीएम मोदी कई बार ओबीसी की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि ओबीसी का वोट बैंक सदे। अब यहाँ पर आपका जो ओबीसी की वोट बैंक है उसको साधना सपा भी चाहती है, और भी जो अदर पार्टीज हैं वो भी साधना चाहती हैं। तो स्वर्ण को लेकर देखिए क्या होता है, स्वर्ण की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा अलग तरह की पॉलिटिक्स है, और हमने इस पॉलिटिक्स को देखा है 90s के दौर से चल रही है। जब हम देखते हैं कि आपका बीपी मंडल की जो रिपोर्ट थी वो लागू हुई, और लागू होने के बाद जब हमने ओबीसी के लिए इलेक्शन देखा तो अलग तरह की राजनीति हमारे यहाँ पर शुरू हुई, जबकि संवैधानिक व्यवस्था में SC/ST के अलावा ओबीसी की बात थी ही नहीं। ओबीसी तो बाद में आपको मंडल कमीशन के बाद में आपको ओबीसी की बात आई, लेकिन ओबीसी का नंबर बढ़ा तो उसकी बात बढ़ी। तो यहाँ पर हर पार्टी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं एक बात को कह रहा हूँ, अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आप देखेंगे जो SC/ST एक्ट था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि नेचुरल जस्टिस का राइट सबका है, सभी के पास ह्यूमन राइट्स हैं, कि आप ये नहीं कर सकते कि किसी को भी व्यक्ति को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे और उसका पक्ष भी आप नहीं जानेंगे, और बगैर जांच के आप उसको क्या कर देंगे, जेल में भेज देंगे। तो जो ये स्थिति है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाएगी, और मुझे लगता है नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देंगे। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आएगा तब तक क्या होगा, अपने अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास हर पॉलिटिकल पार्टी कर लेगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक लाइन खींचने का प्रयास होगा कि कौन पिछड़े वर्ग के लिए यानी कि ओबीसी के लिए काम करने वाली पार्टी है। अभिनव जी से भी एक जवाब ले लेते हैं। अभिनव जी, निपुण जी ने पूरी तरीके से इसको क्लियर किया है, पिक्चर को क्लियर कर दिया है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सवाल ये तो बताइए कि फिर जनरल कैटेगरी जो है वो कहां जाएगी, हम कहां जाएंगे? जनरल कैटेगरी तो सर पैदाइशी आतंकवादी है, क्योंकि ओबीसी और एससी का तो आयोग बना हुआ है, और इस तरह के घटिया कानून लाने की जरूरत क्या पड़ गई? आप समानता के अधिकार की बात करते हो, सवर्णों को कहां से समानता का अधिकार मिल रहा है? भारत के सर्वोच्च पद से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री सब ओबीसी हैं। अब भी अगर आपको हिंदुत्व की बात करने वाले लोग अगर इस तरह की घटिया चाल चलेंगे, जातियों में बांटने का काम करेंगे, तो आने वाले समय में सवर्ण आपको सबक सिखाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे भाजपा हो। आप लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ये जातियों को लड़ाने का काम बंद करिए, या तो हिंदुत्व का एजेंडा आप लोग बंद कर दीजिए। ये सवर्ण जो है ये बड़ा अभिनव जी, आपने एक बात गौर किया कि नहीं, इस पूरे विवाद में जो तमाम बड़े साधु महात्मा धर्माचार्य हैं हमारे देश में, जो कहते हैं हिंदू जाग जाओ, रैली निकालते हैं, उनकी तरफ से एक बयान नहीं आया है, एक बयान। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है सर। जब भी सवर्णों की बात आएगी तो किसी भी नेता के मुंह से शब्द नहीं फूटता है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोगों को, आपको तो मौका मिला है, थोड़ा सवर्णों को जगाइए। आपकी जो छवि है इस्लाम प्रेम वाली उसको भी दर्शाइए, और आइए सवर्ण आपको वोट नहीं देता क्या? हम सारी पार्टियों के लोगों से पूछना चाहते हैं, सवर्ण वोट नहीं देता क्या? और जिनका सम्मान, अगर अपने आप को आप सवर्ण कहते हैं तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़िए। और हमने बताया ना कि आपको जरूरत क्या पड़ गई इस तरह के जो है नियम लाने के। क्या सवर्ण आपका वोट बैंक नहीं रहा? सर्वत्र निछावर किया है हमने राम की भक्ति के लिए, और आज हम ही लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। 90% मामले सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि SC/ST एक्ट के मामले फर्जी हैं, तब भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। अब की देखिए, कांग्रेस को साफ होने में 70 साल लगे हैं,
और पिछले चुनाव में हमने सबक सिखाया है। हम लोग योगी जी की पद्धति को मानने वाले लोग हैं। ऐसा कुछ मत करिए कि भाजपा का बेड़ा गर्क हो। आप भाजपा के लोग हैं, अगर आप लोग समर्थन में नहीं बोल सकते तो अपना इस्तीफा दीजिए, कम से कम वोट मांगने के लायक रहे, पब्लिक में जाने के लायक रहे। आशीष जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी देखिए, गुस्सा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये गुस्सा आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये गुस्सा आप सड़कों पर भी देख रहे हैं, ये गुस्सा आप घरों में भी देख रहे हैं, ये गुस्सा आप नुक्कड़ पर भी देख रहे हैं, ये गलियों पर देख रहे हैं, चौराहे पर देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन, आप हर जगह इस गुस्से को समझने की जरूरत है। और समझ में नहीं आता कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो इसको समझ क्यों नहीं पा रहा है, या समझते हुए अनसमझा कर रहा है। जी, एक मिनट बोलना चाहता हूं। प्लीज। आजकल तो हमको ये महसूस हो रहा है कि पहलगाम में जब हमला हुआ तो उन्होंने धर्म पूछ कर मारा और भाजपा वाले जात पूछ कर मार रहे हैं। तो मेरे लिए तो आतंकवादियों की गोली खाने से अच्छा है कि मोदी जी की गोली खा के मर जाए। आशीष जी तो है सवर्ण। जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं हमारे प्रदेश महामंत्री करणी सेना के अभिनव जी से कहना चाहूंगा। देखिए अभिनव जी, आप लगातार जब से चैनल पर बैठे हैं, आपने एक भी बार मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। पहली बात, इस बात को आप ध्यान रखिए। हम पार्टी के अंदर हैं, हम पदाधिकारी हैं, उसके बावजूद भी हम बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। जहां की बात आएगी हम डंके की चोट पर। और सुनिए, इस पार्टी को हमने अपना खून दिया है, हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये राष्ट्रवादी पार्टी है। एक दो लोग या कुछ लोग मिलकर इस पार्टी की नींव खराब करें तो हम ये होने नहीं देंगे। आप ये भी समझ लीजिए कि ये नहीं है कि नहीं हम पार्टी से बाहर हो जाएंगे, हम पार्टी में रह के पार्टी को संभालेंगे। हमने इसमें अपनी खून दिया है, हमने अपना इसमें समय दिया है। और ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, ये पार्टी गोलवलकर की पार्टी है। ऐसे नहीं होगा कि नहीं है तो हम बाहर आगे बाहर आके कहां चले जाएं? समाजवादी पार्टी में चल नहीं पा रही है, कहाँ चले जाएं? समाजवादी पार्टी में, जहां पर सवर्णों का कोई लेना देना नहीं है। निपुण जी को मैं बीच में लाना चाहूंगा। निपुण जी, आप गुस्सा समझ रहे हैं, ये गुस्सा बीजेपी के भीतर भी है और ये गुस्सा कुछ लोग टीवी स्क्रीन पर जब डिबेट में जुड़ रहे हैं तब कह रहे हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा है। निपुण जी। नहीं, देखिए, गुस्सा तो मैंने आपको बताया कि गुस्सा का तो बिल्कुल बेसिक सी वजह है। अगर हम किसी को भी अगर कहेंगे, आप इसको एक किसी भी अगर विवेकशील व्यक्ति से कहेंगे कि हर व्यक्ति को नेचुरल जस्टिस का, भाई मेरे ऊपर आरोप लगा है, मेरी भी तो सुनो, मेरा पक्ष भी सुनो। हो सकता है कोई झूठा आरोप हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई झूठा आरोप मेरे ऊपर लग गया और मुझे अपना पक्ष रखने का भी अधिकार ना हो, या मैं जिन पर विश्वास करता हूं वो लोग उस कमेटी में ना हो, तो निश्चित रूप से गुस्सा होगा। कोई भी व्यक्ति होगा, मेरे पर किसी ने झूठा आरोप लगा दिया, मेरे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो कानून तो सबके लिए है, संविधान तो सबके लिए है। क्या बाबा साहब ने इस तरह के संविधान की, इस प्रकार के लोग की व्यवस्था की थी, या इस प्रकार की कल्पना की थी कि आप आरोप लगा देंगे, आरोप लगाने के बाद किसी व्यक्ति को नेचुरल जस्टिस नहीं? जितना आर्टिकल 21 किसी और को है, आर्टिकल 21 मुझे भी है, मुझे भी सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, रिगार्ड के साथ जीने का अधिकार मिला है। तो जब उसको आप छीनेंगे तो सीधा सीधा तो वायलेंस होगा मेरे गरिमा के साथ जीने के अधिकार को। तो मैं मानता हूं कि वो गुस्सा लाजमी है, जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा सरकार इस बात को समझेगी। और न्यायपालिका में मामला जा रहा है, वहां भी इस बात को देखा जाएगा। आप देखिए कि हम एक दिन डिबेट करेंगे इस बात के ऊपर। न्यायपालिका नेचुरल जस्टिस के आधार पर इस बात को बोलेगी कि ये गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लेकिन उस तक, जब तक ये स्टेप लिया जाएगा, तब तक इसमें अच्छी खासी पॉलिटिक्स हो चुकी होगी और हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को कॉन्सोलिडेट कर चुकी होगी। नहीं, लेकिन निपुण जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, कल पहली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि देखना यह होगा कि कोर्ट रोक लगाता है या नहीं। अगर नोटिस भी जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टया ये स्वीकार करेगा कि यह मुद्दा जो है वो सुनवाई योग्य है। नहीं, मैं तो देखिए, आपको कल भी आप मेरे साथ हम डिबेट कर लीजिएगा जी। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से देखते हैं, क्योंकि न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से देखेगी, न्यायपालिका पॉलिटिक्स के दायरे को नहीं देखेगी। और न्यायपालिका सीधा सीधा इसको नेचुरल जस्टिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेगी। क्योंकि जो पूर्व के भी निर्णय है न्यायपालिका के, चाहे वो SC/ST एक्ट को लेकर हो, उसमें भी खुद न्यायपालिका ने इस बात को कहा था
तो मुझे लगता है कि वही बात आपको आज भी देखने को मिलेगी। न्यायपालिका पहले सुनवाई के लिए हाँ भी करेगी और अच्छे से सुनवाई होगी और नेचुरल जस्टिस की थ्योरी को आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट दिखाई देगा। जी शौर्या जी से भी जवाब ले लेता हूं। शौर्या जी, देखिए इस मुद्दे पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप इस बात को मानती तो है ना, इस नियम के तहत गलत हो रहा है? शौर्या जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आशीष जी के पास आना चाहूंगा। आशीष जी, बीजेपी के भीतर ही मैं देख रहा हूं कि गुस्सा है और ये आप भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयान या बड़े नेताओं की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए आशीष जी, इसमें बयान की अब कोई गुंजाइश नहीं। बयान में क्या होगा, बयान से क्या होने वाला है, इस पर अब कार्रवाई होगी। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से पूरे देश में जो एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी राजनीति के लिए बैठा हुआ है और उनको ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके की कोई गलती करेंगे जिससे शायद उनको कोई खामियाजा भुगतना पड़े। तो अब वो मुझे नहीं लग रहा कोई डायलॉग्स तैयार कर रहे होंगे, वो उस पर ये तैयार कर रहे होंगे कि हाँ हम इसको कैसे सुधार करें। और ये सुधार करना चाहिए क्योंकि ये चीज गलत है, और जो गलत है वो मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ जितने लोग हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आशीष तिवारी के पास खोने के लिए है। हम सत्ता में है, सत्तारूढ़ दल में है, पार्टी में है, हम विरोध कर रहे हैं तो इस पर हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ लोग आके डायलॉग मार के जा सकते हैं, बहुत उनको क्रोध आ रहा होगा, बहुत दिखा रहे होंगे, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। खोने के लिए हम जैसे जाने कितने हजारों लाखों कार्यकर्ता उनके पास खोने के लिए है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं जा भी नहीं सकते। उस पार्टी में नहीं जाएंगे जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, वो हमको सवर्ण बताएंगे या हिंदू बताएंगे जो अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। हमारे लिए तो राजनीति का पार्ट ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे समाज के ऊपर इस तरीके से कुछ भी होगा तो उसकी अब आवाज उठाएंगे, और ये आवाज उठाने का हक हमारी पार्टी में हमको दिया गया है। आंतरिक स्वतंत्रता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे अगर कोई गलत डिसीजन होते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके डिसीजन को गलत कहने की हिम्मत रखता है। ये समाजवादी पार्टी नहीं कि अखिलेश जी ने एक बार कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया, मायावती जी ने एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। उसके लिए चाहे कितने प्रवक्ता आप बैठा लीजिए, शौर्या सिंह जी बैठी थी, शौर्य की बात करनी चाहिए, लेकिन गोल गोल जलेबियां बना रही थी। अभिनव जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट समर अप करना है। अभिनव जी 30 सेकंड। ये अभी अभिव्यक्त की आजादी हो रही थी, मैं पूछना चाहता हूं भैया क्या सवर्णों को अभिव्यक्त की आजादी है? और तमाम पार्टी के लोग यहाँ बैठे, देखिए हम कोई नेता नहीं है, हम लोग संगठन से हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, समाज का आक्रोश देखते हैं। जितने पार्टी के लोग हम उनको बता देना चाहते हैं, बिना सवर्णों के वोट के आपकी दाल नहीं गलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी यादव का बिहार में हाल देख लीजिए, यादव और मुसलमान मिलकर सरकार नहीं बना पाए, वहां सवर्णों ने वोट नहीं किया। ठीक है, और यही हाल मोदी जी को भी बताना चाहता हूं। 30 सेकंड निपुण जी फाइनल कमेंट, फिर समर अप करूंगा प्लीज। नहीं, मैं तो उसी बात को कहूंगा जो मैं पहले भी कह रहा हूं कि देखिए अपनी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है, गरिमा के साथ जीने का हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसमें कानून का जो शासन है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो आर्टिकल 14 भी है, आर्टिकल 19 और 21 तीनों ही हमको मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को मिलने चाहिए। इसमें केवल जाति धर्म की बात नहीं है, हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार देता है। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आरक्षण और सुरक्षा दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। आरक्षण दीजिए, उससे कोई एतराज नहीं, सुरक्षा की बात जो है वो सभी को मिलनी चाहिए। आशीष जी आप कुछ दिखा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से कहिए, समर अप। मैं दिखा रहा हूं, कभी कुमार विश्वास जी का वो तिल ताड़ वाला चल रहा है, तो मैंने उनको लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, गर्व है कि मैं सवर्ण हूं, जाने कितने आकर चले गए, तुम भी आओ उखाड़ लो राजा। तो ये सवर्ण है, ये न झुका है कभी, न झुकेगा, और हमको कोई झुकाने की गलत। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अब देखना यह होगा कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और सबसे बड़ी अदालत का रुख कल क्या रहता है। चलते चलते आज का विचार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, वो आपको बताते चले।
अगर कोई आपसे अपने मन की बात साझा करे, जी हां, अगर कोई आपसे अपने मन की बात साझा करे तो आप कुआं बनिएगा, अखबार नहीं। यानी उसकी बात को अपने दिल में ही रखिएगा, उसे अखबार की तरह हर किसी में बांटिएगा मत। और यही सामने वाला व्यक्ति भी चाहता है। आज के लिए प्राइम टाइम प्रहार में इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे रात 9 बजे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।